हेलो दोस्तों बहुत बहुत दोस्तों आपका हमारे चैनल में दोस्तों स्वागत है। मैं शौर्य दोस्तों आपका अपने परिवार एके स्टडी लाइन में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों थैंक यू वेरी मच दोस्तों आपका वीडियो देखने के। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो फिर भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। दोस्तों मैं यहाँ पर इतिहास लेकर के चला हूं। दोस्तों इतिहास अभी हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं दोस्तों, और एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ दोस्तों अपन यहाँ पर ये देख रहे हैं क्या क्या इतिहास कक्षा 6 विषय चल रहा है दोस्तों। 6वीं का इतिहास चला है दोस्तों। ये अपना अध्याय चौथा अध्याय है, चौथा लेसन आज अपन लोग पढ़े दोस्तों। इसमें करें कि क्या बताती है हमें कब्रें और किताबें। दोस्तों आखिर हाँ क्या बताते हैं हमें कब्रें और किताबें, क्या बताती है, इसका मतलब क्या होता है। चलो पहले इसको समझ लेते हैं, किताबें हमें क्या बताती है। अच्छा किताबों से हमें क्या सीखने को मिलता है, किताबें से हमें क्या दोस्तों यहाँ से जानकारी मिलती है। मतलब यहाँ से हमको नई नई दोस्तों क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। पुराने समय की कही गई बातें दोस्तों अपने को देखने मिलती है, नए समय में भविष्य में मतलब प्रेजेंट की बात तो मतलब प्रेजेंट में तो अपन लोग इसको पढ़ते हैं दोस्तों। इसमें पास्ट का अध्ययन किया जाता है और फ्यूचर का अध्ययन किया जाता है। बुकों में क्या होने वाला है, क्या हुआ था, ये सब अपन लोग का पढ़ते हैं, प्रेजेंट में पढ़ते हैं। तो यही दोस्तों मतलब इसमें कौन सी मतलब किताब जो अपन लोग पढ़ते हैं इसका अध्ययन कैसे किया गया, मतलब इसमें क्या क्या बताया गया है। और दोस्तों ये जो किताबें हैं दोस्तों अपने को इतिहास जोड़ करके बताना चाहता है। और दोस्तों कह रहा है कि क्या बताती हैं हमें कब्रें, क्या थे दोस्तों, क्या बताती हैं हमें कब्रें। कब्र का मतलब दोस्तों जैसे क्या होता है, कहीं पर कब्र की खुदाई होती है तो वहां से क्या क्या पता चलता है कि कब्र से खुदाई होने के बाद क्या पता चला। अब देखो दोस्तों, अगर से किसी कब्र की खुदाई करते हैं तो कब्र से खुदाई होने का मतलब क्या होगा, यह कब्र कितने साल पुरानी है, या किसकी कब्र है, गरीब की है कि अमीर की है, ये महिला की है कि पुरुष की है कि बच्चे की है, तथा ये कितने साल पुरानी ये कब्र है, कौन से युग की ये हमारी कब्र है, ठीक है, किस कारण मतलब ये यहाँ पर मतलब कैसा मतलब उसका अध्ययन मतलब पूरे कब्र का अध्ययन किया जाता है, कब क्यों कैसा। तो दोस्तों अपन लोग जिसको अच्छे से समझ के चलते हैं। तो दोस्तों मेरे को लग रहा है कि मैं आपको ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ दोस्तों। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको इसका क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि दोस्तों आखिर इसका क्वेश्चन आंसर कैसे अपने से कैसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से देखते हैं दोस्तों। अपने को यहाँ पर पूछ रखा है कि आओ याद करें। दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है, करे कि आओ सुमेलित करते हैं। करे कि सूक्त का मतलब क्या होता है। देखो दोस्तों यहाँ पर सूक्त का मतलब क्या होगा, मतलब मिलान करना है। सूक्त का मतलब क्या होता है, रथ का मतलब क्या होता है, यज्ञ का मतलब क्या होता है, दास का मतलब क्या होता है, महापाषाण काल का मतलब महापाषाण का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर अपने को दे करके रखा है एक पॉइंट दोस्तों यहाँ पर और दिया है, करा है कि वाक्यों को पूरा करो। दोस्तों यहाँ पर करें कि इस दोस्तों आप लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं इसमें कुछ आप लोगों को बता नहीं रहा हूँ। मैं प्रश्नावली में ये सब चीज़ें मैं आप लोगों से जिक्र करूंगा। मैं आपको ये टॉपिक इसलिए दिखाऊँ ताकि आप लोगों को थोड़ा मतलब रुचि उत्पन्न हो कि हाँ कैसा कैसा क्वेश्चन अपने से पूछेगा, मतलब किस किस टॉपिक पर अपने को ज़्यादातर ध्यान देना है। दोस्तों क्वेश्चन वही बनता है जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा ना। हाँ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप लोग अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर करिए। कम से कम दोस्तों आज मैं एक रूल बनाया दोस्तों, एक लोग दोस्तों एक मित्र जो भी देख रहे हो, एक लोग दोस्तों 5 लोगों को कम से कम वीडियो शेयर करो। कम से कम दोस्तों 5 लोगों को बताओ, या मुंह से ही बता दो यार, बंदा सर्च तो करेगा ही जा करके ना। तो कम से कम 5 लोगों को बताओ दोस्तों। अगर मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है। आज दोस्तों मैं इतना सोच लिया हूँ, आज मैं पूरा दिन पढ़ता रहूंगा, पूरी रात पढ़ता रहूंगा, लेकिन आज मैं कक्षा 6 की हिस्ट्री खत्म करके ही दम लूंगा। आज 6 का इतिहास खत्म करना है, मतलब दोस्तों करना है किसी भी हाल में। चौथा लेसन चल रहा है, 11-12 लेसन तक है। चलिए करें कि के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता, किसके लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था, किसके लिए देखो करे किसके लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता, महापाषाण में पाए गए थे जमीन पर। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है, जमीन पर लगाए गए पत्थर या चट्टान किसका काम करते थे, पोर्ट होल का इस्तेमाल किसके लिए होता था। करे ईमा गांव के लोग क्या खाते थे, यही पूछ रहा है कि ईमा गांव के लोग क्या खाते थे, इसका यहाँ पूछ रहा है किसके लिए होता था। करे कि पत्थर चट्टान यहाँ पर क्या काम करते थे, क्या महापाषाण काल में पाया जाता था। करे कि किसके लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये सब दोस्तों अपन लोग इसको क्या करेंगे, समझ के चलेंगे। करे कि आज हम जो किताबों को पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से कैसे भिन्न है। दोस्तों इसका मतलब इस टॉपिक में ऋग्वेद का जिक्र किया गया होगा। हाँ दोस्तों अभी ऋग्वेद के बारे में आपको इतना अच्छा बेहतरीन टॉपिक में बताऊंगा दोस्तों, इतना आप लोग ऋग्वेद के मामले में सुने नहीं होंगे। अगर आप लोग कमेंट करके बता तो मैं एक दिन का टाइम निकाल करके दोस्तों, एक दिन के टाइम में मैं आप लोगों को वेद खत्म कर देता हूं दोस्तों। जो वेद है दोस्तों, वेद इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ा दूंगा, सब का सब वेद दोस्तों मैं खत्म कर देता हूं। चलो दोस्तों यहाँ पर पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच तथा सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते हैं। पुराने समय के लोग जो कब्र में दफनाए गए थे, मतलब जो पुराने समय का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविद हैं, जो इन कब्रों से सभी चीजों का
कैसे पता लगाते थे, ये बोल रहा है। कहे कि एक राजा का जीवन दास से किस प्रकार से भिन्न होता है। कहे दास और राजा का जीवन किस प्रकार से भिन्न होता है। अब इसको अपन को नीचे वाला कुछ दिया है कि नहीं। करे क्या देखिए, करे कि पता करो कि तुम्हारे विद्यालय में किस धर्म के विषय पर कौन कौन सी किताबें हैं। 5 पुस्तकों का नाम लिखो। यदि याद की हुई कविता या गीत को जिसे तुम कविता या गीत गाते हो, सुनकर या पढ़ करके याद किए हो, तुमको यह गीत बताओ, लिखो। मतलब ऐसा बोल रहा है, मतलब तुम लोग समझ लो लिखोगे क्या करने के लिए, बड़े बच्चे हो गए हो। दोस्तों कह रहे कि तुम एक गीत को याद करके बताओ, लिखो जो तुमने याद करके या सुन करके लिखा हो। कर ऋग्वेद में लोगों का वर्गीकरण उनके कार्य तथा उनकी भाषा के आधार पर किया जाता था। नीचे तालिका में तुम 6 परिचित लोगों के नाम भरो। ये सब बकवास, इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। एक कक्षा 6 के विद्यार्थी के लिए अपन दे करके दिया है। चलिए दोस्तों अपन लोग यहाँ पर टॉपिक देखते हैं इसको, कि यहाँ पर आखिर अपने लोगों को क्या पढ़वाया गया इस पाठ में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए। चलिए आप लोग स्टार्ट करते हैं कमान। चलो अब देखो यहाँ पर दोस्तों करेंगे क्या बताते हैं हमें कब्रें। देखिए दोस्तों एनसीईआरटी दोस्तों मैं बता दूं एक मतलब होता है कि दोस्तों एनसीईआरटी कोई भी अपनी बात बता दी पहले वह कहानी के तौर पर दोस्तों क्या करती है, स्टार्ट करती है अपना टॉपिक। करे कि पुस्तकालय में मेरी, मतलब मेरी नाम का कोई एक बच्चा है, बच्ची समझ लो इतना, लेकिन इस इतिहास में जितना भी कुछ पता है कि सब मतलब एक लेडीज को मान करके पढ़ाया गया होगा, पढ़ाया गया है। चलिए कह रहे कि जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने के लिए कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे, सभी छात्र जितने थे सभी पहली बार लाइब्रेरी में जा रहे थे। मेरी ने देखा कि उसका जो पुस्तकालय था उसकी कक्षा से काफी बड़ा था। हाँ पुस्तकालय बड़ा होता है यार, उसकी कक्षा से काफी बड़ा था, काफी बड़ा था तथा किताबों के कई रैक भरे हुए थे। रैक का मतलब समझते हो, जो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे ऐसे होता है, इसमें दोस्तों खड़ी खड़ी किताबें भरी होती हैं। ठीक है, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने ना। हाँ देखो जैसे किताबें यहाँ पर दोस्तों भरी होती हैं, इसे ही दोस्तों अपन लोग क्या बोलते हैं, रैक बोलते हैं। ठीक है, करके मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश की, लेकिन मेरी से वह अलमारी खुली नहीं। कर मेरी ने एक अलमारी खोलने की कोशिश की, तभी अलमारी को, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी बहुत सी किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का एक संग्रह भी है। दोस्तों मेरी कोई बच्चा था लाइब्रेरी में गया, उसे बहुत सारी किताबें दिखी, तो क्या किया टीचर सभी बच्चों के एक ग्रुप बना के अगर एक साइड में कुछ बताने लगे तो मेरी ने एक अलमारी को खोलने की कोशिश की। तभी टीचर बोलते अरे 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 ये क्या करो तुम, अलमारी खोल रहे हो, क्या तुम्हें पता है तुमने बहुत सारे अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई बहुत सारी किताबें। तो मेरे के दिमाग में थोड़ा सा खटका दिमाग में कुछ लगा कि यार ये अलग अलग धर्म क्या होते हैं। तो मेरी कुछ बोलना चाहे इसके पहले टीचर बोल दिए, क्या तुम्हें पता है कि हमारे पास वेदों का बहुत बड़ा संग्रह भी है। ठीक है, करे क्या तुम्हें पता भी है कि हमारे पास बहुत बड़ा वेदों का संग्रह। मेरी सोचने लगी आखिर वेद क्या होते हैं। मेरी सोचने लगी यह बच्चा होगा कि सोचने लगा आखिर ये वेद होता क्या है। ठीक है, चलो कैसे पता लगाते हैं। अब दोस्तों यहीं पर करें कि दुनिया के प्राचीन ग्रंथों में से एक होता है वेद। दुनिया के प्राचीन ग्रंथों में से वेद एक होता है। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। हाँ सुने तो हैं यार, वेद 4 प्रकार के होते हैं। अच्छा 4 प्रकार के, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद होते हैं। सबसे पुराना इसमें दोस्तों अपन का कौन सा वेद होता है दोस्तों, ऋग्वेद ही होता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं, कितने हैं दोस्तों, 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। सॉरी कितना बता रहे दोस्तों, 1000 से ज्यादा दोस्तों इसमें प्रार्थनाएं हैं। और दोस्तों कह रहा है कि जिन्हें सूक्त कहा जाता है, कितना है, 1000 से ज्यादा दोस्तों इसमें प्रार्थना जिसे सूक्त कहा जाता है। इसका मतलब अगर अपन लोग एग्जैक्ट लेते हैं तो ऋग्वेद में कितने सूत्र हैं, तो 1028 है दोस्तों। कितने हैं, 1028। इसमें अपन क्या है, सूक्त है। ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितना है, 1028 है। अब दोस्तों कह रहा है कि इनमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है। देखो दोस्तों थोड़ा ऋग्वेद में यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। करें दोस्तों जो ऋग्वेद होता है ना, ध्यान देखना दोस्तों, यहाँ पर करें जो अपन का ऋग्वेद होता है, ऋग्वेद के दोस्तों आखिर कितने सूत्र हैं, तो ऋग्वेद के मंडल कितने हैं दोस्तों, यम फॉर मंडल। तो ऋग्वेद में कितने मंडल है दोस्तों, 10 मंडल है। तथा दोस्तों इसमें सूक्त कितने हैं, तो दोस्तों 1028 सूक्त हैं। कितने दोस्तों, 1028 सूक्त है। और दोस्तों यहाँ पर क्या है कि 11000 इसमें दोस्तों मंत्र है। लगभग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों इसमें कितने मंत्र हैं, तो 11000 दोस्तों इसमें क्या होते हैं, मंत्र होते हैं। इसे दोस्तों एक आंकड़ा और इसका भी बताया जाता है, करें कि 10,580 कितना होता है, लगभग 11000 हो ही जाएगा। करें कि 10,580 दोस्तों यही क्या होता है, मंत्र होता है। कहीं कहीं पर दोस्तों आप लोगों को ये बताया होगा, तो आप लोग बिल्कुल भी भ्रम नहीं खाना दोस्तों। ठीक है, करें कि 10,580 इसमें क्या है दोस्तों, मंत्र है। ठीक है, मंडल कितने हैं दोस्तों, 10 मंडल है। सूक्त कितने हैं, 11000, 1000 सूक्त है या 1028 सूक्त है। करें कि मंत्र कितने हैं, 11000 मंत्र है या 1580 इसमें मंत्र है।
ठीक है, 10,580 इसमें दोस्तों क्या है, मंत्र है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ, जल्दी आप लोगों को कोई बताएगा नहीं। दोस्तों ऋग्वेद के कितने भाग होते हैं दोस्तों, कितने भाग होते हैं, 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 5 भाग। दोस्तों आप लोग कमेंट करना, मैं एक दिन वेद की ही पूरी क्लास ले लेता हूँ। और दोस्तों हाँ, वेद वेद बार बार करूँ यार, वेद का मतलब क्या होता है, तो वेद का मतलब दोस्तों ज्ञान होता है। दोस्तों वेद का मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है। इतना अच्छे से समझ के चलना कि वेद का पर्यायवाची क्या होगा, तो ज्ञान होगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर करा है दोस्तों साकल्प। वेद कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 5 प्रकार के होते हैं। एक तो दोस्तों अपन क्या होता है, साकल्प होता है। दोस्तों क्या होता है, शाकल्प होता है। तो दोस्तों जो आखिर अपना क्या होता है, एक वेद का मतलब भाग कितना होता है, शाकल्प होता है। और दूसरा दोस्तों वास्कल होता है। दोस्तों क्या होता है, वास्कल होता है। इसको आप लोग ध्यान से सुनना, लिख नहीं पा रहा हूँ दोस्तों, इसमें बराबर लिखाई नहीं दे रहा है, तो आप लोग समझना। दूसरा क्या होता है दोस्तों, वास्कल। तीसरा दोस्तों अस्तुलायन होता है। तीसरा क्या होता है, अस्तुलायन होता है। चौथा दोस्तों संखायन होता है। पांचवा दोस्तों मंडुकायन होता है, मंडुकायन होता है। एक नंबर दोस्तों साकल्प होता है, दूसरा वास्कल होता है, तीसरा अवलायन होता है, सॉरी अष्टलायन होता है। अब चौथा दोस्तों क्या होता है अपना, शंखायन होता है। अब पांचवा दोस्तों मंडुकायन होता है। ये बहुत पूछा जाने वाला दोस्तों क्वेश्चन होता है, सबसे प्राचीन ग्रंथ अपना कौन सा होता है, तो दोस्तों अपन लोग बोलेंगे सबसे प्राचीन ग्रंथ दोस्तों अपना क्या होता है, ऋग्वेद होता है। कहीं भी आपसे पूछ लेते हैं सबसे पुरानी किताब भी दोस्तों ऐसा पूछता है, ग्रंथ तो पूछेगा ही। अगर मान लेते हैं कहीं देखे सबसे पुरानी किताब दोस्तों, तो क्या बोलेंगे, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन ग्रंथ दोस्तों कौन सा बोलेंगे, ऋग्वेद बोलेंगे। ऋग्वेद में कितने देवता का जिक्र किया गया है दोस्तों, तो ऋग्वेद में जो जितने देवता का जिक्र किया गया है दोस्तों वो कितने हैं, 3 है दोस्तों। एक क्या दोस्तों अपने अग्नि है, इंद्र है, तथा दोस्तों क्या है, सोम है। अग्नि है, इंद्र है, तथा दोस्तों क्या है, सोम है। और सोम दोस्तों एक प्रकार का पेय, अग्नि तो समझ रहे हो ना, अग्नि देवता है। और सोम भी नहीं समझ पा रहे हो, तो सोम दोस्तों एक प्रकार का क्या होता है, अपना पेय पदार्थ होता है। इसका शरबत बनता है दोस्तों, इसे लोग पीते थे, अभी तो नहीं बनता है। ठीक है, और दोस्तों सबसे ज्यादा ऋग्वेद में कौन से देवता को ज्यादा महत्व दिया गया है, तो ऋग्वेद में दोस्तों अग्नि को ज्यादा महत्व दिया गया है। किसको महत्व दिया गया है, अग्नि को दोस्तों सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। ठीक, इतना आप लोग अच्छे से बात समझ के चलना, ऋग्वेद में अग्नि को ज्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर ध्यान ध्यान देखो, चलो इतना बात हो गया ना, अब चलते हैं दोस्तों आगे चल के देखते हैं। और ऋग्वेद के दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है पिता कौन होते हैं, तो ऋग्वेद के पिता दोस्तों पैल होते हैं। कौन है दोस्तों, पैल है। ये बहुत पूछा जा चुका है दोस्तों क्वेश्चन कि ऋग्वेद के पिता कौन है। ठीक है, ऐसा तो ऋग्वेद के पिता दोस्तों कौन है, पैल है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अपन लोग आगे देखते हैं। करके वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने ही की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इसे अक्षरों और शब्दों वाक्यों में बांट करके शास्त्र तथा कंठस्थ कराते थे। दोस्तों पहले आप लोग देखो, रामायण देखे होगे, हनुमान जी देखे होगे, तो दोस्तों उसमें क्या होता था, कहीं अगर गुरु जी पढ़ाते थे, ऋषि मुनि पढ़ाते थे, तो दोस्तों वो क्या करते थे, अपने मुंह के द्वारा द्वारा उच्चारण करते थे। और जो नीचे शिष्य सुन के बैठे रहते थे, केवल उसे दोस्तों श्रोता को द्वारा सुन करके ही दोस्तों, अपने पास दोस्तों इंद्रियां कितनी होती हैं दोस्तों, 5 होती हैं, तो अपनी सभी इंद्रियों के द्वारा अपने को ज्ञान प्राप्त होता है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको लिख लिख करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपकी दोस्तों जो चक्षु इंद्रिय, चक्षु का मतलब दोस्तों क्या होता है, नेत्र होता है। नेत्र का पर्यायवाची दोस्तों क्या होता है, चक्षु होता है। तो दोस्तों अपनी चक्षु इंद्रिय मतलब नेत्र इंद्रिय दोस्तों, उसे देख करके भी अपने को ज्ञान होता है, अध्ययन होता है। दोस्तों मैं बोल इसलिए रहा हूं ताकि आप लोगों को दोस्तों श्रवण के द्वारा, कान के द्वारा दोस्तों, आपकी जो श्रवण इंद्रिय है, सुनने का जो आपकी इंद्रिय है, मतलब कान के द्वारा दोस्तों जो आप लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है, उसके द्वारा भी दोस्तों भी आप लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है। और दोस्तों आपको पढ़ करके भी ज्ञान प्राप्त होता है, मतलब दोस्तों क्या, अपने को सुनने पर भी दोस्तों ज्ञान प्राप्त होता है, और दोस्तों अपने को देखने पर भी ज्ञान प्राप्त होता है। और दोस्तों अपने को जैसा भी अपने लोग समझते हैं वैसा ज्ञान प्राप्त होता है। और दोस्तों अगर आप लोगों को इससे ऐसे किसी भी द्वारा नहीं समझ में तो ब्रह्म आप लोगों को नहीं समझा सकते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों मन लगा करके अच्छे से देखो, अपने से पढ़ो, किसी के ऊपर दोस्तों आप लोग डिपेंड मत रहो। लाइफ में कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हुआ जाता है। ठीक है, अगर आप लोग किसी के ऊपर डिपेंड हो जाओगे दोस्तों, तो आप लोग कैसे भी पढ़ पाओगे आगे। हाँ, तो दोस्तों मैं केवल आप लोगों का एक जरिया हूँ, मैं एक स्रोत हूँ, आप लोगों को सब बताऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, लेकिन ये आप लोगों को डिपेंड करना है कि कितने घंटे से कितने आप लोगों को पढ़ना है। अब कुछ लोग कहते होंगे सर जी कितने घंटे हम लोग पढ़ लें, तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप लोग 20 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो। दोस्तों आप जो अपने लाइफ के आप मतलब 24 घंटे के दोस्तों 5 घंटे पढ़ते हो ना, अगर पढ़ते हो 4 घंटे पढ़ते हो, 3 घंटे पढ़ते हो, ये दोस्तों आपको जिस तरीके से समझ में आता है उस तरीके से आपसे पढ़ो। मतलब जैसे आपका पढ़ने में मन लगता हो, जिस तरीके से आपको चीजें समझ में आती हो वैसे पढ़ो। अब ये ज्यादा रूल मत लगाना, कुछ लोग कहते हैं ऐसा पढ़ो, कुछ लोग वैसे पढ़ो, जैसे आपको समझ में आता है वैसे पढ़ो यार। बस
आप जो दिन भर में अपने पढ़े हो, रात को अपने दिल से ये पूछा करो कि आज हमने जो दिन भर में पढ़ा, आज हमने जो दिन भर में पढ़ा, क्या आज उससे मैं संतुष्ट हूँ? इतना क्वेश्चन किया करो। जब आपका दिल गवाही दे रात में, हाँ बेटा बस तुम संतुष्ट हो पप्पू, ठीक है? जब तुम संतुष्ट हो तब समझ लेना कि तुम सही ट्रैक पे चलो। जब आपका दिल खुद नहीं गवाही दे रहा है दोस्तों कि आपने दिन भर में जो किया है वो सही किया, अपना टाइम केवल वेस्ट किया है दोस्तों, कहीं भी करके अपना टाइम वेस्ट किया है, तो ऐसा दोस्तों समझ लो आप खुद खुद लग रहा है गलत करो तो दूसरा आपको समझाने कौन आएगा? तो मतलब सेल्फ डिपेंड हो, खुद पढ़ो, खुद मेहनत करो। चलिए दोस्तों ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, नहीं आप लोग सोचोगे मैं लेक्चर दे रहा हूँ। अरे दोस्तों सूक्त का मतलब क्या होता है? इसके नीचे क्वेश्चन पता है कि सूक्त का मतलब क्या होता है? सूक्त का मतलब जैसे अच्छे वचन होते हैं दोस्तों, अच्छी तरह से जो वो बोला गया वाक्य होता है दोस्तों, उसी का अपना लोग दोस्तों क्या बोलते हैं? सूक्त बोलते हैं। करके विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में ये रचे गए थे। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता, जो भी बादल के देवता के नाम से जाने जाते हैं। और सोम एक प्रकार का दोस्तों क्या है? पौधा है, जिसे एक प्रकार का शरबत बनाया जाता है, खास प्रकार का पेय बनाया जाता था। करके वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषि मुनियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें शब्दों और अक्षरों में वाक्य में बांट करके शाश्वर कंठस्थ करवाते थे। ये अधिकांश सूक्तों के रचयिता थे। सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ अन्य प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत वैदिक संस्कृत से कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो या थोड़ी सी इससे क्या थी, मतलब थोड़ी सी हार्ड संस्कृत थी ऐसा। अभी जो अपन लोग संस्कृत पढ़ते हैं ये थोड़ी नॉर्मल संस्कृत है। पता नहीं दोस्तों आप लोग महाराष्ट्र वाले बच्चे इसे जानते हैं कि नहीं, गुजरात वाले बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं कि नहीं, लेकिन दोस्तों जो लोग संस्कृत पढ़े हो वो लोग अच्छे से संस्कृत को समझते होंगे। करके संस्कृत और अन्य भाषाएं दोस्तों, चलिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए संस्कृत और अन्य भाषाएं यहाँ आपकी चलना है। तो चलिए दोस्तों पेन का कलर में अपने चेंज कर, आप लोग सोचते हैं कितना ज्यादा पेन का कलर चेंज कर रहे हैं। देखो क्योंकि संस्कृत भाषा भारोपी, भारोपी के मतलब दोस्तों भारत और यूरोप को मिला करके देखिए यहाँ पर अपने को समझा करके रखा है। भारोपी भाषा परिवार का एक सदस्य है। भारत और यूरोप के परिवार के एक सदस्य है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सारी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी गई हैं। करें उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनसे कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मात्र का जैसे संस्कृत में जैसे माँ का संस्कृत में मात्र होता है, हिंदी में दोस्तों माँ होता है, माँ को इंग्लिश में ही दोस्तों मदर बोला जाता है। करके क्या तुम्हें इनमें से कोई समानता नजर आती है? कर उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। करके उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की पारिवारिक भाषाएं होती हैं। जबकि झारखंड और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाई परिवार से जुड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपने को बता रहा है कि कौन से क्षेत्र में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो दोस्तों इसको अपने को थोड़ा सा ध्यान दे करके चलना है, इसमें ज्यादा माइंड लगाने वाली बात नहीं है। करके उन भाषाओं की सूची बनाओ जो तुमने सुना है, मतलब जो भाषा आप लोग बोल नहीं पाते हो लेकिन आप लोग दोस्तों क्या किए हो, सुने हो, पढ़े हो, जिसके बारे में मतलब जिसका आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, कौन कौन सी भाषा आप लोग जानते हो उसकी आप लोगों को सूची बनाना है। अब ऐसा नहीं किसी व्यक्ति को बोलते हुए जो हम लोगों ने सुना है, ठीक है। अगर आप लोग पढ़े भी हो तो उसको भी आप लोग सूची बना सकते हो। मतलब रिमाइंड करो यार, ये कक्षा 6 के बच्चों के लेवल का, 6 की किताब है तो 6 के लेवल का ही समझाएगा ना, ठीक है। इसलिए बोल रहा है यहाँ पर सूची बनो करके। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। हाँ हाँ ये सही बात है, मैं आपको जो इसमें पढ़ा रहा हूँ दोस्तों ये एक्चुअली क्या की है, छापी गई है, लिखी गई है। लेकिन किंतु ऋग्वेद का ऐसा नहीं था कि ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था। ऋग्वेद को ऋषि मुनि क्या किया करते थे, अपने मुंह से बोलते थे। और जो गुरु होते थे, जो शिष्य होते थे वो बैठ करके केवल सुनते थे, ना कि पढ़ा जाता था। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा था अच्छा पढ़ा जाता था, ऋषि मुनि भी कैसे पढ़ते थे, उनको वो भी श्रोता के द्वारा ही दोस्तों सुने थे, ठीक है। वो भी सुन करके ऋषि मुनि बने थे अपने गुरु के द्वारा। तो मतलब पढ़ा तो दोस्तों ये जाता है ना, जो हम लोग हाथ में लेकर के आंख से देख करके पढ़ते हैं वो पढ़ा जाता है। लेकिन तब तो वो लोग ऋग्वेद पढ़ा ही नहीं जाता था। ऋग्वेद अभी ज्यादा हाल ही में लगभग 150-200 साल पहले ऋग्वेद लिखा गया है। कई रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम मुश्किल से 200 साल पहले, देखो ऋग्वेद को छापने का काम मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। इतिहासकार ऋग्वेद
करते हैं। इतिहासकार जो होते हैं ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजी दो नदियां, जो देवियों के रूप में, दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है, क्योंकि देवियों के रूप में कौन कौन सी नदियां सबसे प्रारंभ में ऋग्वेद में कौन सी नदियों का जिक्र किया गया है? ऋग्वेद में कौन सी नदियों का जिक्र किया गया है? तो ऋग्वेद दोस्तों कौन सी नदियों का जिक्र किया गया है? व्यास और सतलज का दोस्तों जिक्र किया गया है। किसका जिक्र किया गया है? दोस्तों व्यास और सतलज का ऋग्वेद में जिक्र किया गया है। अगर आप लोगों को नहीं पता है दोस्तों, तो आप लोग इसको देखते रहना कि ऋग्वेद में व्यास और सतलज का जिक्र किया गया है, कह कि के बीच में, व्यास और सतलज के बीच में संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। अब देखिए दोस्तों, अपन लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, कहने इन दो नदियों को मानचित्र में देखो और स्पष्ट करो, फिर इनको व्यास और सतलज नदियां दोस्तों ये अपना क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर साइड से होकर के गुजरती हैं। ये कैसे पता, इसको मैं अभी आप लोगों को मानचित्र में दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है अपने को, क्या समझा रहा है इसको अपन लोग अच्छे से समझ करके चलते हैं। ठीक, इसमें आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपको इशू होता है, इसको आप लोग अच्छे से समझ के चलना। मैं तो फिलहाल आप लोगों को यहाँ पर समझा ही रहा हूँ, फिलहाल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको अपन लोग अच्छे समझ के चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, कह रहे कि ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना जो पांडुलिपि क्या होता है, पहले आप लोग ये सर्च से कमेंट करके मेरे को बताओ कि पांडुलिपि किसे कहा जाता है। पांडुलिपि का मतलब जो होता है दोस्तों, जो हाथ से लिखा गया हो। दोस्तों क्या होता है? पांडुलिपि का मतलब होता है जो हाथ से लिखा गया हो। भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा गया था। यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। या एक पांडुलिपि कहाँ पाई गई थी? कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने का कार्य, इसका छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ था। यह पांडुलिपि महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक पुस्तकालय में सुरक्षित रखा गया है। दोस्तों ये जो जम्मू कश्मीर में एक पांडुलिपि मिला गया था दोस्तों, ये कहाँ रखा गया? महाराष्ट्र में पूना है, जिसे पूना बोलते हो दोस्तों, ये पूना में रखा गया है। और दोस्तों ये 1001 पांडुलिपि नहीं है, ये तो जम्मू कश्मीर में एक पांडुलिपि था, लेकिन जो पुणे के कॉलेज में रखा गया है दोस्तों, इंस्टीट्यूट में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, वहाँ के जो म्यूजियम में रखा गया दोस्तों, 1000 पांडुलिपियां हैं। कितनी है? 1000 से ज्यादा पांडुलिपियां वहां पर रखी गई हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूना के जो अपना क्या है इंस्टीट्यूट है, वहां पर मतलब एक प्रकार से अपन लोग बोलते हैं जो म्यूजियम है, वहां पर कितनी पांडुलिपियां रखी गई? तो 1000 से ज्यादा पांडुलिपियां, लगभग ऑप्शन में आएगा तो 1000 मान ले कि 1000 से ज्यादा पांडुलिपियां वहां पर क्या की गई, रखी गई। करके विश्वामित्र और नदियां, ध्यान दो, ऋषि विश्वामित्र दोस्तों क्या करते हैं, और नदियां आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, बात करें। विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों, आप अपने बछड़ों को चाटती हुई दमकती हुई गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों के नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्तियों से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर को बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो, एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। ठीक है, तो नदियां क्या कहते हैं? जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए गए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हे मुनि हमें रोका नहीं जा सकता है। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तो विश्वामित्र क्या बोलते हैं, सुनो करके, हे बहनों, मुझे गायक की प्रार्थना सुनो। कह कि मुझ गायक की प्रार्थना सुनो, मैं रथे और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरी के ऊपर ना उठाओ। मतलब वो क्या करते हैं, मतलब नदी को पार करना चाहते हैं, तो नदियां रास्ता नहीं दे रही थी, मतलब जाएं तो पार करें तो कैसे करें। तो उन्होंने क्या किया, एक मीठा सूक्त बोलते हैं, एक मीठा वचन बोलते हैं, उसी सूक्त को थोड़ा यहाँ पर दोस्तों क्या किया गया है, लिखा गया है, करके ऊपर ना उठाओ। मेरे रथ का जो पहिया है अगर मैं तुम्हारे ऊपर लेके जाऊं तो तुम क्या करो, अपने जल को हमारे इस पहिए के ऊपर ना उठाओ, अर्थात मेरे पहिए के नीचे ले रहो, मेरे रथ की मेरा जो घोड़ा है इसके पैर के नीचे ही अपने को ले रहो, ताकि हम आसानी से इसके दोस्तों पार हो सके। देखो ये जो दोस्तों अपना क्या होता था, ये रथ होता था ना। अब दोस्तों यहीं पर क्या होंगे, इनके घोड़े होंगे। अब देखो दोस्तों ये इनका क्या होगा दोस्तों, ये रथ होगा। मतलब जो नदियां यहाँ से बह रही हैं दोस्तों, इसके ऊपर ना आए, नहीं तो पानी डूब जाएगा ना दोस्तों। इसके नीचे लिए रहो ताकि ये ऊपर से आराम से क्या हो सके, ये क्रॉस होके दोस्तों क्या हो, चले जा सके। तो नदियां कहती हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। हे मुनि, मैं तुम्हारी प्रार्थना क्या करूंगी, सुनूंगी, जिससे तुम मानव को कोई कष्ट ना हो मेरी वजह से।
ऐसा बोलते हैं। फिर इतिहासकार यह बताते हैं कि प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होंगी जहां ये नदियां बहती हैं। बहुत सही, जय सही बात है। वहीं पर क्योंकि वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहां घोड़ा और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। क्योंकि क्या तुम्हें लगता है कि रथ महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख किया गया था। चलो इसको क्या पढ़ते हैं, आगे चलो। गंगा यमुना के लिए सिर्फ एक बार, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है। करके ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों को खासकर सरस्वती और सिंधु, करके ऋग्वेद में सरस्वती और सिंधु क्या चला गया यार, करके सरस्वती और सिंधु क्या बार बार करके, हाँ सरस्वती और सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं जब स्टेनो का पेपर दे रहा था उस टाइम पे दोस्तों खुद ये क्वेश्चन मेरे सामने आया हुआ है कि ऋग्वेद में गंगा का जिक्र कितनी बार किया गया है। तो ऋग्वेद में गंगा और यमुना का जिक्र दोस्तों कितनी बार किया गया था? तो कितनी बार किया गया दोस्तों? एक बार किया गया है। बात समझ में आ रही ना? ऋग्वेद में गंगा का जिक्र कितनी बार किया गया है? एक बार किया गया है। चलो दोस्तों आप लोग अपन इसके थोड़ा आगे देखते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो शेयर करते हो, अगर मजा आता हो दोस्तों, समझ में आता हो तो कुछ नहीं तो कमेंट तो करते रहो यार, कमेंट तो कर दो। चलो करके मवेशी, घोड़े और रथ, हाँ ये क्या होता है? ऋग्वेद में मवेशी बच्चों, खासकर इसमें बच्चों में दोस्तों लड़के और लड़कियां दोनों आते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, कॉमन होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं दोस्तों। इसमें खासकर बच्चों और घोड़े की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थना है। क्या है दोस्तों? अनेक प्रार्थना है। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। अच्छा बताओ लोग लड़ाई क्यों करते हैं? जमीन के लिए करते हैं, पैसे के लिए लड़ाई करते हैं, हीरे जवाहरात के लिए लड़ाई करेंगे, या तो किसी किसी के पास अच्छा महल होगा उसके लिए लड़ाई करेंगे, या तो कहीं कहीं पर जो मामूली वस्तु होगी, मतलब जो कीमती वस्तु होती है, लोग उसके लिए दोस्तों क्या करते हैं? लड़ाई कर सकते हैं। नहीं नहीं ये क्षेत्र तो मुझे चाहिए, ये क्षेत्र मुझे चाहिए। अब देखिए जैसे जहां पर जो जैसे जल्दी उगने वाली फसलें तैयार की जाती थी, उस जमीन को लेने के लिए कुछ लड़ाइयाँ की जाती होंगी, और और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ाइयाँ क्या की जाती होंगी, की जाती होंगी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यह यज्ञ में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। देखो दोस्तों ये घी अनाज यहाँ पर जिक्र आप लोगों से कर रहा है ना। अगर आप लोगों को नहीं देखे हो, ये देखो घी की आपन से बात कर रहा है दोस्तों। किसकी बात कर रहा है? आपन से घी और अनाज की बात कर रहा है। और क्या आहुति देने में, यज्ञ करने में आज भी घी और अनाज का नहीं उपयोग किया जाता है? कमेंट करके बताओ कि आज भी घी और अनाज का यूज किया जाता है करके। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द करके। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान के आधार पर, उनके परंपरागत आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता, अरे यार जिसे कास्ट का वितरण किया जाता है ना, उसकी जिक्र यहाँ पर कर रहा है करके। ऐसे दो शब्द समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था। पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, करे कि तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। देखो यज्ञ का संबंध किससे है? अनुष्ठान से। अभी मिलान में अपन के आए थे कि नहीं? यज्ञ का संबंध किससे दोस्तों? अनुष्ठान से है। दूसरे लोग राजा थे। करे कि ये वैसे राजा नहीं थे जिनके बारे में तुम सुन या बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। ये प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। इसका मतलब जो सुपर 30 बनी थी वहां पर ऋतिक रोशन ने जिक्र किया ना, अब राजा का बेटा राजा ना ही बनेगा। ठीक, मतलब क्या? राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, शासक का बेटा शासक नहीं बनेगा। शासक का वही बनेगा जो उसके शासक के क्या होगा, काबिल होगा। इतना बात समझ रहे? इसका मतलब क्या? प्रधानमंत्री अब वही नहीं बनेगा कि नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा। नेता वही बनेगा जो नेता के बनने के क्या होगा, लायक होगा। आईएएस का बेटा आईएएस नहीं बनेगा, आईएएस वही बनेगा जो आईएएस बनने के काबिल होगा। गवर्नमेंट जॉब उसी को नहीं मिलेगी जो गवर्नमेंट जॉब करता होगा। गवर्नमेंट जॉब वही पाएगा जो क्या होगा, गवर्नमेंट जॉब के लायक होगा। इसका मतलब पूरी की पूरी कहानी अपनी अगर सिलेक्शन से जोड़ देते हैं, यदि हम पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी एकदम कंटिन्यू रखो। आप लोग जहां से पढ़ना शुरू किए थे दोस्तों, आप लोग दिन में थोड़ा थोड़ा 2-3 मोटिवेशन कहानियां पढ़ा करो यार, ताकि आप लोग थोड़ा जागृत हो। अपने घर में देखो, मम्मी को देखो, पापा को देखो,
देखो अपने हालात को देखो यार, तब तो पढ़ने में जाकर के मन लगेगा ना दोस्तों। कुछ ना कुछ आप में एक जुनून होना चाहिए, कुछ कर जाने की जीत होनी चाहिए दोस्तों। आप लोग जब 24 25 या 21 22 साल के होगे ना, तब आप लोगों में नौकरी का खौफ जगेगा। अभी जो 19 20 साल के होगे ना, अभी आप लोगों को क्या पता, बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं, हाँ जो अच्छे बच्चे हो उनको मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन आज भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर कुछ खौफ ही नहीं होता। घर पर पैसा देते हैं, मम्मी पापा देते हैं, लड़कियां खासकर तुम लोग तो तैयार हो जाओ, तुम लोगों को तो घर पर सपोर्ट भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं होता है। ज्यादातर ऐसे होते हो, अपने पैर पर कुछ करो तो सभी लोग। चलो आगे कहते हैं कि पिछले अनुभाग को एक बार पढ़ो और फिर पढ़ा पता लगाओ कि कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। ये राजा वाला क्वेश्चन ध्यान रखना। अभी जो मैंने बताया इसमें राजा क्या करते थे दोस्तों, राजा के पास घर नहीं होते थे, वो राजा नहीं बनते थे, उनके पास दास नहीं हुआ करते थे। करके जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा था विष, जिसे वैश्य शब्द निकला, विष से वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। करके ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विष, भारत भरत जन या विष, यदु जन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं, विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। करके तुम्हें इनमें से कौन सा नाम जाना पहचाना लगता है। जिन लोगों ने इस प्रार्थनाओं की रचना की है वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास कहते थे, दस्यु कहते थे। ठीक है, दस्यु वे लोग थे। दस्यु का मतलब दोस्तों क्या होता है, दास होता है। एक प्राचीन इतिहास में दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन किया था, आप लोग याद करो उस दिन को, जब आप लोगों के सर जो पढ़ाए थे कि दस्यु का मतलब दास होता है। ठीक है, दस्यु का मतलब दास होता है, मतलब गुरु जी आपके पॉइंट टू पॉइंट याद करो, मैं सही बता रहा हूँ। दस्यु का मतलब क्या होता है, दास होता है। लेकिन एक्चुअली में सबसे पहले दास का मतलब क्या होता था, तो अपने शत्रु के लिए दास का उपयोग करते थे। किसके लिए, अपने विरोधियों के लिए दास का उपयोग किया जाता, जिसे दस्यु कहा जाता था। दास की स्त्रीलिंग क्या होती है, दासी होता है। दास शब्द का मतलब गुलाम होता है। दास के स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, तथा जो अपने जिनका मालिक हार जाता तो उनके सेनाओं को जीता हुआ राजा अपने घर ले आता था, तो उन उन लोगों को दास कहते थे। उन दास का काम क्या होता था, जीता हुआ राजा जो कहता था वो काम वो लोग क्या करते थे, करते थे। करेक्ट, करते थे। कह रहे कि जिस युग पे उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर अलग अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहां पर क्या होता है, करके खामोशी प्रेरित कहानी पाषाण महापाषाणों की। देखो दोस्तों, करके ये शिलाखंड 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 महापाषाण, महा का मतलब दोस्तों बड़ा होता है, पाषाण का मतलब पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर, महापाषाण नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों के बड़े बड़े करीने से लगाए जाते थे। करके महापाषाण में कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई है। देखो देखो कब्र की कितने पूरा साल पुराने कब्र, मतलब लोगों को गाड़ने की प्रथा कितने साल पुराने यहाँ पर आ रही है। करके यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत तक कश्मीर में प्रचलित थी। करके कुछ महत्वपूर्ण पाषाण पूरा स्थल मानचित्र में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर भी दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी दिखे होते हैं। इसका तुम लोग क्या करो दोस्तों, पता लगाओ, अपने को देखना है। देखो दोस्तों यहाँ पर पाषाण मतलब दोस्तों क्या किया था, इसके नीचे भी दोस्तों क्या किया था, लोगों को गाड़ा जाता था। ये दोस्तों रूम था, इसके अंदर भी लोगों को क्या किया जाता था, गाड़ा था। इस छिद्र के द्वारा दोस्तों इसे मेन होल कहा जाता था। इस मेन होल के द्वारा लोग क्या करते थे, इसके अंदर घुस के गृह में प्रवेश करते। ये दिख रहा है लेकिन ये एक्चुअली बहुत बड़ा होता था। देखो करके कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए गए बड़े हुए पत्थर मिले, इन्हें कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता था। ये एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई उन्हें क्रमागत करो। ठीक है, उन्हें क्या करना है, क्रमागत करना है। करके गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। ठीक है, ये सब प्रथा अपने को पढ़ के चलना है। इसमें क्या बताया है, करे कि ऊपर इस तरह के ये देखो, ये वाला टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। ये वाला टॉपिक ध्यान हो, हाँ चलो इसी को पढ़ता हूँ। करके ऊपर इस तरह के महापाषाण ताबूत को सावधान शिष्ट कहा जा सावधान का देखो मतलब समाधान का मतलब जहां पर लाश दफनाई जाती थी उसे क्या कहा जाता था, पुराने समय में शिट। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जहां पर पहले लोगों, जिस घर में लोगों को दफनाते थे उसे क्या कहा जाता था, समाधान, सौ घर जिसे कहते हैं उसे दोस्तों क्या कहते हैं, शिष्ट कहा गया था सबसे पहली बार। करके ऋग्वेद में कहा गया था। करके यहाँ दिखाया गया शिष्ट में एक पोर्ट होल है जो शायद, सॉरी अभी मैंने मेन होल बोला था तो उसे पोर्ट होल कहा जाता है। मेन होल तो जो सड़क के किनारे गड्ढे होते हैं, नाले के गड्ढों को मेन होल कहा जाता है, जहां से नाले वाले का पानी साफ किया जाता है। ये सिस्ट होल है दोस्तों, सॉरी पोर्ट होल है।
बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। करके इन कब्रों में कुछ समानताएँ क्या है समानताएँ? इन कब्रों में कुछ समानताएँ हैं, कब्रों में से कुछ समानताएँ हैं। समानता मृतकों को खास किस्म का तरह की समानता मृतकों को खास पीस के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के साथ जिन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता था। ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी इनके साथ मिला है। क्या हड़प्पा के शहर में रहने वाले लोगों का लोहे का प्रयोग होता है? हड़प्पा के शहरों में रहने वाले लोहे का प्रयोग करते थे। ये क्वेश्चन यहाँ पर बहुत पूछा जाता है कि जो पहले लोग मरते थे, उन्हें काले और लाल मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, उसे क्या कहा जाता? ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता था उसे। ठीक है? चलो दोस्तों, अब यहाँ पर अपने को टॉपिक देखना है करके महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान। देखो, ये दोस्तों क्या है? घोड़े के सामान। ये वाला दोस्तों क्या है? घोड़े का सामान है अपना। ये जो दिख रहा है दोस्तों, ये क्या है? ये घोड़े का सामान है। नीचे दिख रहा है दोस्तों, ये कुल्हाड़ी। ये देखिए इधर दोस्तों क्या दिया गया? कटार, तलवार दिया गया है। ठीक है, लोगों को मारने वाने के काम आती थी। देखो ये दोस्तों क्या है? कुल्हाड़ी। ये क्या है दोस्तों? ये तलवार है। ध्यान दिया? चलो नीचे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर क्या है कि लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना करके पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी-कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्रों में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। फिर देखो, एक कब्र की चीज़ें में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। अच्छा आप लोग थोड़ा ये बताओ, मैंने कहा कि 2 कब्र आप लोग खोद रहे हो। एक कब्र दोस्तों आप लोगों के सामने मैंने ये खुदवा दी है, एक कब्र दोस्तों ये खोदा है, एक कब्र आपने ये खोदा है। इसमें ज़्यादा गहने मिले हैं, इसमें गहने कम मिले हैं। इसमें ज़्यादा बर्तन मिले, इसमें बर्तन कम मिले हैं। इसमें ज़्यादा मतलब बहुत मात्रा में ज़्यादा मतलब क्या है? हीरे जवाहरात हैं। और दोस्तों इसमें क्या है? जो अपनी मोतियाँ वगैरह होती थी, जो जिसे मनके कहा जाता था, वो सब मिले हैं। इसमें मन की मात्रा है ही नहीं। तो इससे अपन कह सकते हैं ना कि ये अमीर का लाश हो सकता है, अमीर का शव हो सकता है। सॉरी, ये वाला दोस्तों क्या हो सकता है? गरीब का शव हो सकता है। ये वाला दोस्तों किसका शव हो सकता है? ये अमीर लोग का शव हो सकता है। तो बात इतना पता चलती है ना? चले आगे चलते हैं। देखो करके क्या कुछ देखो करके क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए थी। कभी-कभी महापाषाणों में से एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद तुम एक ही परिवार के लोगों को एक ही साथ अलग-अलग समय पर दफनाया गया था। ठीक है? बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर एक चट्टान चिन्ह का काम करते थे, जिसे लोग अभी किसी को गाड़ करके आए बोले कि इसके परिवार के जितने लोग खत्म होंगे सभी को यहीं पर गाड़ना है। तो जो पहले मरा होगा वहां पर कोई चिन्हारी रख करके आते थे, चिन्ह लगा के आते थे। मतलब कोई गोलाकार बड़ा सा पत्थर रख के आया करते थे, बोले कि अब अगली बार आएंगे तो इसके परिवार को भी यहीं पर गाड़ना है। ठीक है, वही बस यहीं पर ऐसा बता रहा है। गाड़ना गाड़ना बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? मतलब क्या वहीं पर दफनाना है यार। ठीक है, करके ईमान गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। देखो करके ईमान गांव को खोजो, ईमान गाँव को खोजो। देखो, ईमान गाँव को खोजो या भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढों में सीधा लिटा करके दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता। देखो ये प्रथा कहाँ चली है? ऋग्वेद से चली आ रही है। ऋग्वेद कितने 3600 से 2700 साल पहले लोगों किस तरीके से आज भी वही प्रथा आ रहा है कि उत्तर दक्षिण को लोगों को क्या करते हैं? दफनाते थे। फिर उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। ऐसा माना जाता था कि ये मरने के बाद भी आत्मा होती है, ये क्या करेगा? मरने के बाद में खाएगा। लेकिन चुभता क्यों नहीं था? मरने के बाद में खाएगा तो। देखो कितने मतलब लोग पहले कैसे-कैसे सोचा करते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में एक 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया। बस्ती के बीच में एक बहुत बड़ा-सा घर था, उसके घर के अंदर ही उसको क्या किया गया था? दफनाया गया था। यह घर गाँव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब को कारण बताओ। हाँ दोस्तों, यह किसी सरदार का शव था। चूँकि गाँव का सबसे बड़ा घर था। अब अभी भी ज़्यादा अच्छे अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा-वैसा नहीं होता है, तो शव को क्या करते हैं? ताबूत में बंद करके, जो यहाँ पर बॉक्स का ज़िक्र किया था कि एक बड़े से बॉक्स में बंद कर रखा था 4 पैरों वाले, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं? ताबूत बोलते हैं। ताबूत की लोग क्या कहते थे? सरदार का ही शव
बड़े घर में रखे थे और ताबूत में बंद करके सरदार कैसे रखा जाएगा। इसको मैं प्रश्नावली में अच्छे से जिक्र करता हूँ आप लोगों के साथ, जितनी आपको ब्लू लाइन में यहाँ पर पढ़ रहा हूँ बैगनी लाइन में करके क्या बताए हम बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन करके। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, छोटे आकार के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल को पहचानना कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। हमें यह बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या महिला का था? आप लोग क्या बता सकते हो कि जिस कंकाल को दफनाया गया था वह कंकाल किसी पुरुष का है कि महिला का है? कैसे बता सकते हो? हाँ, नहीं बता सकते हैं दोस्तों। कह रहा है कि कभी-कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर अंदाजा लगाते हैं। यार कैसे अंदाजा लगा पाओगे? ये किसी मान लेते हैं मेल का एक कंकाल ये है, एक कंकाल दोस्तों ये मान लेते हैं ये क्या होगा फीमेल का मतलब लड़की का कंकाल होगा, ठीक है? औरत का। अब देखो, देखो ध्यान से पहले के टाइम पे जो राजा वगैरह होते थे, बड़े लोग होते थे, ये भी गहने पहनते थे, ये भी गहने पहनती थी। तो खुदाई के बाद लोग कहते हैं कि जो औरतें गहने पहनी होती है, इसलिए औरतें के कंकाल को पहचान सकते हैं। तो राजा महाराजा भी तो हीरे पहनते थे, मतलब गहने पहनते थे, तो कैसे पहचान सकते हैं इसमें? तो इसका दोस्तों एक ही यहाँ पर जिक्र सही होगा कि मरने के बाद में देखो जो लेडीज होती है, लेडीज के अगर देखते हैं तो अपन लोग दोस्तों जो कमर होती है, लेडीज का अगर आप लोग देखते हैं जो इनकी कमर होती है दोस्तों, इस प्रकार से लेडीज की कमर दोस्तों क्या होती है, चौड़ी होती है। जो नीचे का कूल्हा होता है दोस्तों ये चौड़ा होता है दोस्तों, लेकिन जो क्या होता है पुरुष होते हैं दोस्तों, ये पुरुष का दोस्तों क्या होता पतली होती है, सीना चौड़ा होता है, तो जो भाग चौड़ा होगा वो मरने के बाद बचता है, इतना ध्यान रखना। तो मतलब पुरुष का दोस्तों सीने का कुछ अंश बच जाता है मरने के बाद में, और ये दोस्तों क्या होता है मतलब सड़ने-गलने के बाद में ये थोड़ा लेट सा है। और जो स्त्री का कूल्हा होता है, ये चौड़ा होता है मतलब ज़्यादा अपने टाइम में मतलब ज़्यादा प्रेगनेंसी टाइम ये लोग झेलती हैं। इसके लिए दोस्तों क्या होता है इनका मतलब ज़्यादा बच्चे को जन्म देने के कारण महिलाओं का कूल्हा क्या होता है, चौड़ा हो जाता है। ठीक? चलो, अब यहाँ पे दोस्तों देखो इनका कूल्हा चौड़ा होता है, इसके आधार पर यही एक दोस्तों साफ प्रमाण है कि इसके आधार पर महिला पुरुष के कंकाल को पहचाना जा सकता था। महिलाओं का ये कूल्हा क्यों चौड़ा होता है इसका तो मैंने आप लोगों से एक कारण बताया, लेकिन इसका कोई एक प्रॉफिट बताओ? हाँ, जल्दी बोलो। मैं सुन रहा हूँ। सुन रही हो ना तुम? सुन चलो आगे देखते हैं। चलो अच्छा दोस्तों मैं अगर आप लोगों से यहाँ ये बताता हूँ मैं, देखो महिलाओं का कूल्हा चौड़ा होता है, इसीलिए दोस्तों जो स्कूटी आप लोग देख रहे हो, स्कूटी की सीट दोस्तों इसीलिए चौड़ी बनाई जाती है ताकि महिलाओं को बैठने में आसानी से मतलब उस पर एडजस्ट हो के उस पर आसानी से आ सकें। और देखो पुरुष की जो स्प्लेंडर होती है कितनी पतली होती है, जानता है ना पुरुष ज़्यादा ताकतवर होते हैं, अच्छे से बैठ जाएँगे, कैसे भी करके बैठ जाएँगे। लेकिन महिलाओं की सीट थोड़ा चौड़ी बनाई है ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना झेली जाए। चलो आगे चलते हैं। देखो करके कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका यहाँ पहुँचो। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उनकी हड्डियों की जाँच है। चूँकि महिलाएँ बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रवेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है, जो मैंने बताया। क्योंकि ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। ये आज के अध्ययन पर आधारित है। करके आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के चरक नाम याद कर लेना। कौन से नाम के? चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुआ करते थे। इन्होंने यह बताया है, इन्होंने दोस्तों क्या बताया है? इन्होंने यह बताया कि देखो चरक ने क्या बताया कि मानव में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 306 हड्डियाँ होती हैं। मानव में कितनी हड्डियाँ होती हैं? इन्होंने बताया कि 306 हड्डियाँ होती हैं। सबसे पहले किसने बताया कि मानव में 306 हड्डियाँ होती हैं? तो चरक ने बताया। ध्यान देना क्वेश्चन पूछा गया है। आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलें? हाँ, चलो। दोस्तों करके ईमान गाँव के लोगों के काम धंधे ईमान गाँव में पुरातत्वविदों को गेहूं और जौ, चावल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डी भी मिले, कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा हुआ है कि लोग इन्हें खाते हैं। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चतकबरा, हिरण, कृष्ण, मृग, खराब कुछ तो जानवरों का नाम मुझे भी नहीं समझ में आ रहा यार। इसमें देखो ये क्या दिया है? सांभर दिया है। सांभर मैं नहीं जानता हूँ। इडली के साथ जो सांभर खाते हैं वो तो पता है यार, हाँ। ठीक है। कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है? खरहा होता है, नेवला होता है, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली, ये सभी की हड्डियाँ पाई गई हैं। मतलब इनकी हड्डियाँ चूस करके लोग फेंक दिए। तो पता चला यार ऐसी संख्या में कैसे टाइम मतलब लगता है लोग खाते रहे होंगे। ऐसे साक्ष्य मिले हैं मतलब इनकी हड्डियाँ को लोग काटते होंगे, टूटी होंगी, तो इसके आधार पर लगा कि हाँ, हड्डियाँ काटी हैं, लगभग लोग क्या कहते थे? खाते थे। ऐसे साक्ष्य मिले कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर की भी पाई है। एक बार मेरे एक रिलेटिव हैं,
खास ही रिलेटिव हैं, वो पूछे खाना क्या-क्या? मैंने कहा मैंने साँप खाया, स्नेक खाया, तो बोलते हैं मुझे भी स्नेक खाना है। गोजर खाओगे? बोलते हैं हाँ, गोजर खाऊँगा। ठीक है, ऐसे ही लोग हैं। चलो, फिलहाल मज़ाक के तौर पे बता रहा हूँ, गुस्सा नहीं होना हाँ? हाँ, चलो, कोई लोग गुस्सा नहीं होना। चलो, कि ज़्यादा लेक्चर देता है। चलो, कह रहे इस प्रमाण के आधार पर ईमान गाँव के लोगों को काम धंधों की एक सूची फिर एटलस में चीन को ढूँढो। अरे यार चीन को क्या ढूँढो? चलो मैं दिखाता हूँ ना कि एटलस कहाँ पर है। देखो, अगर हमने कहा दोस्तों ये अपना प्यारा भारत है। देखो ये अपना प्यारा भारत है। बनाता तो बहुत अच्छा हूँ। अपनी तारीफ़ अपने मुँह नहीं करनी चाहिए लेकिन बनाता हूँ। तो अगर ये देखो यहीं पर आपको दोस्तों क्या नेपाल है, ये आपका क्या सिक्किम है। इसी के बगल दोस्तों क्या आपका भूटान है। यहीं पर अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या है? देखो, चीन का भाई है। चीन का क्या है? भाई है, दामाद कुछ भी बोलो साले को। चलो, क्या है? चीन का भाई है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर कह सकते हैं ये साला चीन है अपना, हाँ? चलो, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। चलो, फिलहाल कोई लोग गुस्सा नहीं होना। क्या करूँ यार, इतना गुस्सा लगता है ना साला। फिर से वही साला निकला। कोई बात नहीं साले को क्या बोलूँ, जाने दो, नहीं बस निकलता ही रहेगा मुँह से। चलो, करके यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता था, क्योंकि यह मान्यता थी। अच्छा देखो, क्योंकि यह मान्यता थी कि भ क्योंकि यह मान्यता थी कि भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से मतलब लिपिकारों मतलब लिखने वालों से इन हड्डियों पर लिखवाते थे, क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उनके पुत्र होंगे? चलो, क्या ये फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, हड्डियाँ चटकती थी तो नहीं चटकती थी। इसका अध्ययन करके भविष्य देखने वाले बताते थे कि मतलब इनको हड्डियों के ना चटकेंगी तो क्या होगा? चटके अगर चटक गई तो मतलब अशुभ होगा, नहीं चटकेंगी तो शुभ होगा। ऐसा बताते थे मतलब पहले के ऋषि मुनि। आज भी अपने यहाँ प्रथा ये है। मेरे इधर तो है, आप लोगों के इधर हो या ना हो, अगर आपके जिस स्टेट में पढ़ते हैं अपने स्टेट का नाम कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस स्टेट में आजकल ये प्रथा है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। अच्छा देखो, जब किसी के परिवार में, अपने परिवार में, रिलेटिव में, घर के अगल-बगल किसी को अगर कोई महिला प्रेग्नेंट रहती है, बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तो मम्मी लोग क्या करती हैं, कैसे पता लगाती हैं कि मतलब ये लड़की का जन्म होगा या लड़के का? विदाउट डॉक्टर। हाँ, देखो कमेंट करके बताना आप लोग, ठीक है? चलो, इसको कमेंट करके बताना, फिर आप लोग जब कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों से बताऊँगा, ठीक है? चलो अच्छा मैं बता ही देता हूँ, नहीं बताऊँगा। चलो नहीं, पहले आप लोग कमेंट करना फिर मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ पर दोस्तों क्या बता रहा है कि देखिए ये राजा शहरों में महल बना कर के रहते थे। रहने में रहल बना कर के रहते तो उन्हें बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी, जिनमें बड़े-बड़े नक्काशी किए हुए बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच कोई एक फ़र्क बताओ। ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच कोई एक फ़र्क बताओ। चलो दोस्तों, अब मैं प्रश्नावली आप लोगों को इसके बाद जस्ट ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। थोड़ा-सा दोस्तों आप लोग सपोर्ट कर दो यार, अपना चैनल दोस्तों एके स्टडी लाइन है। मैं कितनी बार आप लोगों को बताऊँ, थोड़ा आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा, हाँ? तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। छोड़ो, बड़ों का सम्मान करो, छोटों को प्यार करो, इसके सिवा लाइफ में कुछ नहीं है। सिलेक्शन लेना ही आपके सर पे एक जिद होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।